हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में। और हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट एप्लीकेशन कि किसी भी लॉन्ग वायर की इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से उसके चारों ओर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो सब पढ़ चुके हैं। उसका एक्सप्रेशन हो चुका है वीडियोज़ में। उसके पहले हम लोग फिर उसके बाद पढ़े हैं कि किसी भी स्फेयर की वजह से, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा तीन केसेस में। एक तो जब आउटसाइड पे हम लोग फाइंड करें, कोई पॉइंट पी आउटसाइड द स्फेयर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तब क्या होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उसके सरफेस पे क्या होगी। और तीसरा, इनसाइड द स्फेयर क्या होगी। अब ये पढ़ने के बाद अगर आपको ये वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं तो सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में पे क्लिक करें और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बीएससी थर्ड सेम के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसी में आज हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन में हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फेयर। तो इससे पहले हम लोग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर पढ़े थे। इस प्रकार से मान लिया गया सॉलिड स्फेयर यही था। इस प्रकार से कोई स्फेयर था जिसके अंदर बाहर सब मटेरियल से भरा हुआ था, पूरा ये फिर कुछ न कुछ मटेरियल से पूरा ये भरा हुआ था और नॉन कंडक्टिंग था। नॉन कंडक्टिंग था तो जहाँ भी चार्ज को प्लेस किया गया, इंजेक्ट कर दिया गया, वहाँ का वहाँ चार्ज रह गया। तो अब उसकी वजह से जितने भी केसेस थे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। तो कंडक्टिंग अगर ये है तो जहाँ पर भी इसे चार्ज दिया जाएगा, ये चार्ज मूव करके आ जाएगा इसके सरफेस पे। तो सरफेस पे अगर चार्ज आ जाएगा, कंडक्टिंग अगर ये रहेगा तो कंडक्टिंग मटेरियल होने की वजह से सभी चार्ज इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इसके सरफेस पे। तो अगर ये सरफेस पे चार्ज है इस प्रकार से, बस कोई सॉलिड स्फेयर है, कंडक्टर है और उसके सरफेस पे ही चार्ज है, तो दूसरी कंडीशन जब हम लोग इसे हॉलो स्फेयर मानते हैं तो हॉलो स्फेयर पे भी अगर चार्ज दिया जाएगा तो उसके सरफेस पे ही चार्ज रहेगा। तो सरफेस पे चार्ज उस केस में भी रहेगा, सरफेस पे चार्ज इस केस में भी रहेगा, तो सबके लिए हेडिंग एक ही हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फेयर, जो चार्ज्ड सॉलिड स्फेयर है कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग के होने की वजह से सब चार्ज इसके सरफेस पे आ जाएगा। और दूसरा है कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। तो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है तो जहाँ से चार्ज देंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेल है, सेल मतलब अंदर का पूरा भाग खोखला रहेगा, अब बाहर बाहर केवल मटेरियल रहेगा। तो बाहर बाहर मटेरियल रहेगा तो जो भी चार्ज सरफेस पे देंगे वो सरफेस पे ही रहेगा। वो कंडक्टिंग रहेगा तो जहाँ चार्ज दिया जाएगा सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और नॉन कंडक्टिंग रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जहाँ चार्ज दे देंगे वहीं चार्ज रहेगा। तो इस प्रकार से सबका हेडिंग लगभग सेम है कि सभी में तीनों केसेस में जो चार्ज है वो इसके सरफेस पे ही रहेगा। तो क्या हो गया हेडिंग, या तो आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फेयर, तब भी सरफेस पे ही चार्ज पाया जाएगा स्फेयर के, और या फिर कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हो, स्फेरिकल सेल में भी जो चार्ज रहेगा वो सरफेस पे ही पाया जाएगा। सेल है तो सेल में कंडक्टिंग है तो सब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और नॉन कंडक्टिंग है तो बस डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेगा, चार्ज सरफेस पे ही रहेगा। तो अब कहें इन केस ऑफ, तो कुछ बातें इसका लिख लें। सबसे पहले एक स्फेयर ले लिया गया, मान लिया गया ये कोई एक स्फेयर है। तो सॉलिड स्फेयर ही अगर मान लें जो कि कंडक्टिंग है, तो अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो इन केस ऑफ सॉलिड स्फेयर, अगर सॉलिड स्फेयर है तो जहां पर भी चार्ज दिया जाएगा तो ये इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, सभी का सभी चार्ज मूव करके इसके सरफेस एरिया पे आ जाएगा और सरफेस एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टिंग रहेगा तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नॉन कंडक्टिंग रहेगा तब भी इसके सरफेस पे ही रहेगा, बात वही आएगी। तो अब उसके बाद कोई कंसीडर कर लिया गया कि कोई आर रेडियस का एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर है और इस पे क्यू चार्ज दिया गया। जब भी चार्ज दिया जाएगा ये सब चार्ज इसके स्फेयर पे आ जाएगा, मतलब इसके सरफेस पे आ जाएगा, स्फेयर के सरफेस पे आ जाएगा। तो ये रिंग की तरह दिखा रहे हैं,
लेकिन ये सामने की ओर चारों तरफ इसके चार्ज है, ये सामने की ओर जो उभरा हुआ भाग है उस पर भी चार्ज है। तो उस पर बनाने का मतलब इस पर बनाएंगे तो लगेगा कि पूरा इसके अंदर भी चार्ज है, इसलिए केवल बाहर ही बना रहे हैं, बाकी पूरे सरफेस पे चार्ज है। जैसे इस प्रकार से अगर कोई स्फेयर है हॉलो तो इस पर पूरा का पूरा चार्ज रहेगा। और हम लोग जब डायग्राम पे बना रहे हैं तो डायग्राम इस प्रकार से सामने से देख रहे हैं तो इसी पे बना रहे हैं, लेकिन इसके आगे वाले भाग पर भी चारों ओर इसके पूरे सरफेस पे चार्ज रहेगा। तो अब क्या होगा, अगर कुछ बातें, तो इस पे मान लिया गया Q चार्ज है, टोटल चार्ज जो दिया गया Q था, कंडक्टिंग की वजह से सब चार्ज सरफेस पे आ गया, Q चार्ज है, R इसका रेडियस हो गया। और अगर चार्ज सरफेस पे तो जो डेंसिटी रहेगा वो रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, और जिसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। तो ये सब बातें लिख लें और उसके बाद फिर इस पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखें इन केस ऑफ स्फीयर ऑफ कंडक्टिंग, इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, in case of conducting sphere, in case of conducting sphere, charge is not distributed ओवर इट्स वॉल्यूम, पूरे आयतन में चार्ज नहीं रहेगा, केवल सरफेस पे रहेगा। इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, या चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम कर दे रहे हैं, चार्ज इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम। किस तरह, लाइक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज जो था वो पूरे वॉल्यूम में स्प्रेड हो जा रहा था, उस कंडीशन की तरह क्या हो रहा है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये क्या हो रहा है, instead it get spreaded over surface। तो ये क्या हो गया, सरफेस पे इसके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। let Q is charge on the surface of sphere, of radius capital R, and अब चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इतनी कहानी लिख ली गई। अब उसके बाद इतनी बात तो हो गई कि क्यू चार्ज है, जो कंडक्टिंग स्फीयर है उस पे क्यू चार्ज दिया गया था, सब चार्ज जो है वो आ गया इसके सरफेस एरिया पे चार्ज आ गया। आर इसका रेडियस है, स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, और सिग्मा हो गया इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किए हैं और लीनियर को लैम्डा से। पहले और दूसरे वीडियो में ये हम देख चुके हैं। अब थर्ड एप्लीकेशन में यहाँ पे आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब उसके बाद इसमें अब ये हॉलो स्फीयर कहें या फिर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कहें, रख लिया गया। अब पहला केस बनता है कि इसके आउटसाइड कहीं भी हम लोग फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कोई एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया गया, मान लिया गया ये कोई पॉइंट P है, यहाँ से जो है वो स्मॉल r डिस्टेंस पे है,
इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू चाहिए तो अब क्या होगा, वहां से हम लोग मानेंगे एक गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक गॉसियन सरफेस बना के उसके लिए छोटे पार्ट के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर पूरे गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच जाएंगे। तो अब क्या हो गया, 3 केस इसमें भी बनेगा। फर्स्ट केस, जब पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और तीसरा, तो पहला आउटसाइड द स्फीयर हो गया, दूसरा ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर हो गया, और तीसरी कंडीशन हो गई इनसाइड द स्फीयर। तो अब तीनों केसेस में से सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिखते हैं फर्स्ट केस, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर। तो फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं इसमें, फर्स्ट केस हो गया पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। तो पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर है, पॉइंट P मान लिया गया यहाँ से r डिस्टेंस पे, अगर r डिस्टेंस पे पॉइंट P अगर है तो r की वैल्यू जो है इसके रेडियस से ज़्यादा है, आउटसाइड हमें करना है तो इससे तो ज़्यादा ही रहेगा, तो r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अब इस केस में देखते हैं क्या होता है। तो अब पॉइंट P पे हमें जब फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो पॉइंट P जो है वहाँ से गॉसियन सरफेस बना है स्फीयर के चारों तरफ, ये हो गया गॉसियन सरफेस। ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस ये मान लिया गया स्फीयर था, कंडक्टिंग स्फीयर, इस पे चार्ज चारों ओर स्प्रेड हो गया। किसी पॉइंट आउटसाइड कोई पॉइंट है, ये स्फीयर हो गया यहाँ तक, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो इसके चारों ओर बना लिया अब गॉसियन सरफेस एक। अब इस गॉसियन सरफेस के छोटे से एरिया पे फ्लक्स फाइंड करेंगे और फिर इंटीग्रेट करके टोटल गॉसियन एरिया पे, गॉसियन सरफेस पे हम लोग फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया पहले बना लें, पूरा गॉसियन सरफेस है, इसके छोटे से पार्ट को कहेंगे स्मॉल एरिया, और इसे कह लिया गया ds, इसका सरफेस एरिया ds। इसके लिए अगर एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर बना है तो ये हो गया वेक्टर ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E, तो एंगल बन गया इसके लिए थीटा। तो कहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू dx। इसे कह सकते हैं, तो छोटा सा एरिया तो फ्लक्स भी कम होगा, d फ्लक्स, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटे एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम जानते हैं E इंटू डी एस, इसके लिए क्या लिखें, E इंटू डी एस कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा की वैल्यू हो गई 0, इसका मैग्नीट्यूड रख दिए, तो डी फाई ई की वैल्यू हमें मिल गई ई डी एस। अब टोटल फ्लक्स, अब ये छोटे से ds एरिया के लिए हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया, अब उसके बाद सभी पूरे एरिया के लिए फाइंड करना होगा, तो इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो कहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कंप्लीट एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कंप्लीट एरिया, या कहें गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस, या कंप्लीट एरिया भी कह सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कर दें, डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा 5, टोटल फ्लक्स हो गया। ई इंटू डी एस का इंटीग्रेशन करें तो ई हो गया सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। तो डी एस माने इस छोटे से एरिया का सरफेस इंटीग्रेशन। तो अब ये इस प्रकार से स्फीयर था, स्फीयर के चारों ओर एक हॉलो स्फीयर जैसा बना हुआ, और स्फीयर का छोटे से पार्ट का अगर
इंटीग्रेशन करें तो पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा। सब मिला के क्या बन जाएगा, किसी भी एक बड़े स्फेयर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस यहाँ से सामने की ओर है, उसके पीछे की ओर है, तो इसका पूरा सरफेस एरिया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा। ये एक स्फेयर के फॉर्म में। स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। गॉसियन सरफेस के लिए जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा 4π का स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कर दें, सरफेस इंटीग्रल, ये हो जाएगा E × 4πr²। हो गया ये। अब फ्लक्स की वैल्यू गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होती है, बाई गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स होता है Q/ε0, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, यही होता है। तो अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज्ड चार्ज है वो है कितना, वो Q चार्ज ही है। तो ये इसके लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q/ε0। इसकी अगर वैल्यू रख दें तो इसकी वैल्यू फाई की मिल गई हमें गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। ये हो गया Q/ε0 इज इक्वल टू E × 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ से मिल गई। E इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, सबको इधर भेज दें, तो इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 4πr² ε0 और ऊपर हो गया Q, तो ये हो गया 1/4π ε0 × Q/r²। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो एक बार इस प्रकार से लिख दे रहे हैं, Q/ε0 तो अपनी जगह है और E की वैल्यू हमें चाहिए, E को भी अपनी जगह छोड़ दिए। ये मल्टीप्लाई में तो ये अपॉन में आएगा, अपॉन में इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/4πr²। तो ऊपर तो Q है, Q लिख लिए, और नीचे 4πε0 को एक साथ लिख लिए 4πε0 और फिर ये r²। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन। अब एक चीज़ है, चार्ज की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इसमें दिया क्या गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखें अगर तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, शॉर्ट में लिख दिए सरफेस डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। ए यानी इस पूरे जहाँ पे भी चार्ज स्प्रेड है उसका टोटल का टोटल एरिया। तो अब Q इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से सिग्मा × A। ए माने एरिया ऑफ स्फेयर, इस स्फेयर पर ही चार्ज स्प्रेड है, फैला हुआ, उस स्फेयर का जो एरिया होगा वो होगा 4πr²। आर रखेंगे उसी का रेडियस, जो भी स्फेयर है जिस पे भी चार्ज स्प्रेड है, तो ये हो जाएगा सिग्मा × A माने एरिया ऑफ स्फेयर। तो एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये हो गया 4π, सरफेस एरिया के लिए इसका रेडियस है कैपिटल R। इस स्फेयर जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका एरिया हमें चाहिए, तो वो हो गया 4πr²। तो रो की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ से चार्ज की वैल्यू मिल गई हमें, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अपॉन A मान के, तो सिग्मा × A बराबर यहाँ से हो गया Q। तो Q इज इक्वल टू हो गया सिग्मा A और A की वैल्यू हो गई 4πr²। तो सिग्मा × 4πr हो गई, πr² हो गई चार्ज की वैल्यू। तो चार्ज की वैल्यू यहाँ रख दें, तो चार्ज की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होता है। E इज इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4πε0 × Q यानी चार्ज की वैल्यू रख दें, सिग्मा × 4πr² अपॉन में स्मॉल r²। तो 4π से 4π कैंसिल हुआ, बचा क्या, बचा यहाँ पे E इज इक्वल टू, ऊपर बचा सिग्मा, नीचे बचा ε0 × यहाँ से ऊपर बचा r² अपॉन स्मॉल r²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर, आउटसाइड द स्फेयर। तो स्फेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिल गई। फर्स्ट केस यहाँ कंप्लीट हुआ। फर्स्ट केस में क्या करना था, कोई भी पॉइंट इस स्फेयर के बाहर लाई कर रहा था, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहीं भी रहेगा आर डिस्टेंस पे इसके बाहर, तो उसे फाइंड कर सकते हैं इसी वैल्यू से और इस प्रोसेस से। दूसरी कंडीशन आती है कि जब ये पॉइंट जो है
आउटसाइड ना होके इस स्फेयर के ऊपर ही लाई करे तब क्या होगा। तो अगर स्फेयर के ऊपर ही लाई करे तो दूसरा केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा कि पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। तो दूसरी हेडिंग इसी में बढ़ा रहे हैं। फर्स्ट हेडिंग ये कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी में दूसरा हेडिंग बढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, बस समझना है ध्यान से थोड़ा। तो दूसरा पॉइंट आ गया, पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। इसकी जगह क्या कर दें, लाइज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। अब सरफेस पर ही लाई कर रहा है ये पॉइंट। तो सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे, सेकेंड केस में क्या है, पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। पॉइंट P जो है वो कहाँ पड़ रहा है, पॉइंट P ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। तो यही स्फेयर था जिसका रेडियस आर है, क्यू चार्ज है। अब जो पॉइंट P है मान लिया गया इसके सरफेस पे ही ले लिया गया। ये पॉइंट P कहीं हो गया, पॉइंट P हो गया, ये जो है इसके सरफेस पे ही है, सरफेस पे ही है। तो अब यही जो इसका सरफेस है वो गॉसियन सरफेस की तरह ट्रीट करेगा। जो इस स्फेयर का सरफेस है वही गॉसियन सरफेस माना जाएगा। इसका रेडियस अगर स्मॉल आर रखें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। हेडिंग क्या हो गया, पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फेयर। तो आर इज इक्वल टू कैपिटल, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब यही सरफेस इसके लिए गॉसियन सरफेस का काम करेगा। अब गॉसियन सरफेस को क्या किया गया, जो पूरा सरफेस था उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिए और छोटे से सरफेस का हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे। मान लिया गया इसका जो सरफेस एरिया वो है ds। इसके लिए जो एरिया वेक्टर हो गया इसके परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया वेक्टर ds। इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों के बीच जो एंगल है वो हो गया थीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया। तो स्मॉल एरिया ds के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, फिर से वही देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ds, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटा सा एरिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्मॉल ही होगा। डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। और वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर्स का क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये हो गया ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू हो गई 0 तो ये हो गया कॉस 0। फ्लक्स की वैल्यू हमें मिल गई ई डी एस। अब छोटे से पार्ट के लिए हमें जब फ्लक्स की वैल्यू मिल गई तो इंटीग्रेट करके पूरे होल पार्ट के लिए फ्लक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के थ्रू जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना होगा तो इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई इज इक्वल टू ई, और इसका इंटीग्रेशन करें मतलब ये जो है क्लोज सरफेस एरिया किसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए। अब गॉसियन सरफेस के लिए अगर फाइंड करें तो गॉसियन सरफेस का अगर रेडियस r है तो ये हो जाएगा इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब या तो इसे स्मॉल r लिखें, अब यही एरिया यही रेडियस इसके लिए भी है तो कैपिटल R भी लिख सकते हैं। तो ये फाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, या फिर इसे लिख दें 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। उसके बाद गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स की वैल्यू होती है 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल इनक्लोज्ड चार्ज। तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज इस गॉसियन सरफेस से वही Q ही है, और 1/ε0 टाइम्स का उसमें मल्टीप्लाई करना है, हमें फ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू हो गई Q/ε0। तो एक्सप्रेशन हो गया फाई की वैल्यू Q/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, E की वैल्यू क्या मिलेगी, E इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई ε0 इंटू Q बाई कैपिटल R का स्क्वायर। अब उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो टोटल जो चार्ज है वो इस सॉलिड स्फीयर पे ही, उसके सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज Q और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड करना है। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। टोटल चार्ज Q, टोटल एरिया इस स्फीयर का A मतलब स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस है कैपिटल R तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू की वैल्यू हमें पता है क्या है, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में ये आर स्क्वायर था, ही आर स्क्वायर लिख दिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिल गई, इज इक्वल टू ऊपर से बचा सिग्मा और नीचे बचा एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया। सेकेंड केस में जबकि पॉइंट जो है लाई कर रहा है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक्सप्रेशन सेकेंड हो गया, जब पॉइंट पी है लाई कर रहा है सरफेस ऑफ स्फीयर। तो दो केस पढ़ चुके, पहला कि जब कहीं भी आउटसाइड द स्फीयर लाई कर रहा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दूसरा पढ़ चुके जब इसके सरफेस पे पॉइंट पी लाई कर रहा है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तीसरा अब इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर पॉइंट पी जो है लाई कर रहा है इनसाइड द स्फीयर, पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर। थर्ड केस बनता है व्हेन पॉइंट पी इज इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर के लिए अगर बनाए, इन सब चीज़ों को हटा दें यहाँ से, इनसाइड द स्फीयर की अगर यहाँ बात करें, बाकी सब फालतू बातों को यहाँ से हटा दी। अब जो पॉइंट पी है मान लिया गया यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर यहाँ है, यहाँ तो गॉसियन सरफेस अगर इसके लिए बनाए तो गॉसियन सरफेस यहाँ से बनेगा इस प्रकार से, इसे कहेंगे गॉसियन सरफेस। ये हो गया इसके लिए गॉसियन सरफेस। तो हेडिंग बन गया व्हेन पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर पॉइंट पी बना लिया गया, इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर, इसका रेडियस हो गया स्मॉल आर। तो अब इसके लिए सबसे पहले तो स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करें। फ्लक्स की वैल्यू छोटे से एरिया के लिए अगर फाइंड करें तो ये इसी प्रोसेस से होगा, E इंटू डी एस हो गया। अब फिर इस जो भी गॉसियन सरफेस है इसके लिए अगर हम लोग टोटल फ्लक्स की वैल्यू बात करें तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करें, डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया फाई इंटू डी एस। इसके अब एरिया की बात करें क्योंकि क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल, तो इसका जो गॉसियन सरफेस का जो एरिया है वो भी स्फीयर की तरह ही है लेकिन इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये फ्लक्स तो यहाँ से हमें मिल गया कि इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। फिर बाई गॉस लॉ अगर बात करें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि जो फ्लक्स होगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर के अगर चार्ज की बात करें तो इसके अंदर कुछ चार्ज है ही नहीं, जब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो Q की वैल्यू हो जाएगी 0, तो बाई गॉस लॉ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो गया 0, बाई गॉस लॉ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो गया 0। जब फाई ई की वैल्यू ही 0 हो गई तो ये 0 इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, अर्थात सब वैल्यू मिला के ई की वैल्यू हो गई 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी जो है इस गोले के अंदर हो गई, इसके इस कंडीशन में जब पॉइंट पी इसके अंदर लाई कर रहा है तब हो गई 0। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे देयर इज नो चार्ज enclosed by Gaussian surface, so Q is equal to 0, Q is equal to 0 तो फ्लक्स is equal to 0, फ्लक्स is equal to 0, तो इस एक्सप्रेशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जा रही है 0। तो थर्ड केस में जब कोई भी पॉइंट किसी भी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें किसी पॉइंट पे तो उस कंडीशन में होगा 0, या फिर कोई हॉलो स्फीयर है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करें तब भी होगा 0, क्योंकि जो चार्ज है वो उसके बाहरी सतह पे है और उसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो इसके द्वारा जो गॉसियन सरफेस बन रहा है इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं होने की वजह से Q की वैल्यू हो जा रही है 0, और Q की वैल्यू जब 0 हो जा रही है तो फ्लक्स की वैल्यू 0 और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू हो जा रही है 0। तो लिख दें देयर इज नो चार्ज, केवल इतनी सी बात भी लिख सकते हैं, ये पूरा नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय, देयर इज नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय Gaussian surface, enclosed by Gaussian surface
सो Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस एक्सप्रेशन के आधार पे देख रहे हैं फाई इज इक्वल फ्लक्स ही 0 हो गया, क्योंकि Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स की वैल्यू। अब फ्लक्स इज इक्वल टू 0 होगा तो E की वैल्यू हो गई 0, इज इक्वल टू हो गया 0। अर्थात थर्ड केस में जब पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर लाई कर रहा है, हॉलो स्फीयर के लिए या कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, या फिर हॉलो की केस में कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग दोनों स्फीयर के लिए, तब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जा रही है 0। तो 3 केसेस पढ़ चुके। जब पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा व्हेन पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, और तीसरा व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो रही है 0। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और हेडिंग के साथ, एक और बढ़िया टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।